हेलो, वेलकम टू द टीम आईएएस। आई होप कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और इसी अच्छी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए टीम आईएएस आ चुका है इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा विषय है वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए या बजट की बात की जाए, एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और देनी भी चाहिए। रीजन ये है कि विदाउट एनर्जी यू कांट डू एनीथिंग। इसी तरीके से कंट्री को रन कराने के लिए भी दो तरह की एनर्जी का यूज होता है, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो आपने सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा, विंड एनर्जी का नाम सुना होगा, टाइडल एनर्जी का नाम सुना होगा, और बड़े बड़े जो डैम आपने देखे होंगे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? रिन्यूएबल एनर्जी की बात अगर हम लोग करें, कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट है वो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, क्या कुछ खास है इस इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ हम लोग लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी जानेंगे। माना कि वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके एनर्जी सेक्टर के लिए। तो आइए हम लोग सिंपली स्टार्ट करते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा और आप सब इस बात से अवेयर होंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही आती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसे हम टाइम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं और ये कंटिन्यूअसली क्या होती है, रिन्यू होती जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ सोलर एनर्जी की, तो क्या है, आप आज भी सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप 1000 साल पहले भी सोलर एनर्जी यूज कर रहे होंगे। और इसके बाद क्या करें कि जब तक सन है, यानी कि आने वाले 1000 वर्षों की बात अगर हम लोग करें, आप सोलर एनर्जी को एज इट इज यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले एग्जांपल विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी में क्या है, हवा जब तक चल रही है क्या होगी, वो पवन चक्कियां यानी कि विंड मिल चलती रहेंगी, जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे। इसलिए इन सब एनर्जीज को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। देखिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने के कई सारे बेनिफिट यानी कि एडवांटेजेस भी हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल वे से कहें, तो सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या मिल सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके। पहले आप रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन या यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोयले की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, ये सब क्या है, आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, क्या वो अनलिमिटेड होते हैं? जी नहीं, वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। और अगर कोई चीज लिमिटेड है और आप उसको ज्यादा यूज करते हो तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो कि जिस समय वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से शिफ्ट करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं, तो क्या हो, जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी यानी कि कम होगी। पहला बेनिफिट तो इसका ये होता है। दूसरा, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है और मैं क्लासेस में रेगुलरली बताती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, मेजर ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैसेस अगर सर्टेन अमाउंट तक है तभी वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो क्या होगा, वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका सेकंड बेनिफिट ये हो सकता है कि रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि आप सोलर
एनर्जी को यूज कर रहे हैं, विंड को यूज कर रहे हैं, या हाइड्रो को यूज कर रहे हैं, या टाइडल एनर्जी को यूज करते हैं, इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं होंगी, जिसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है ये मुझे बताइए। एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स आपको मिलेगा। क्लियर। या और बेनिफिट की बात की जाए तो इस सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन दिक्कत इसको ऐसे नहीं है, दिक्कत इसमें भी है। दिक्कत ये है रिन्यूएबल सोर्स में कि ये काफी कॉस्टली होता है, और आज भी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास उतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसको फुली यूटिलाइज कर सके। क्लियर। तो आइए बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इस साल का क्या कहता है इसके बारे में। देखिए, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात देखें, आई होप कि ब्लू पेन आपको विजुअल हो रहा होगा। कंट्रीब्यूशन की बात देखें तो आज मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, लेट मी चेंज द पेन कलर। आज मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, कोयले से है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स से ही है आपका। लेकिन धीरे धीरे से आप देखिए, मैंने सोलर एनर्जी की बात की, इसका कंट्रीब्यूशन आप कितना है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से है, और आइए सब डाटा का आप जैसे यूज करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में, आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सोलर एनर्जी का कितना है, 20.60%। फिर विंड का आप कंट्रीब्यूशन देखिए, हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन देखिए, और भी सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन देखिए, और ये जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, इसका कंट्रीब्यूशन देखिए। इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि क्या कह रहा है, अगेंस्ट द अपडेटेड एनडीसी। कोई मुझे बताएगा एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए इसको, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये एनडीसी है क्या? हम इस पे बाद में आएंगे बच्चों, लेकिन आप मुझे बताइए एनडीसी है क्या। तो एनडीसी क्या होते हैं, क्लाइमेट टारगेट होते हैं जो कि इंडिविजुअल कंट्री यूएन को देती है कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस को क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल करेंगे, हमारा क्या टारगेट है। उनकी पेरिस कॉन्फ्रेंस को, या कहना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट को नजर में रखते हुए बनाया गया है। ओके। तो अपडेटेड एनडीसी टारगेट जो है वो क्या है, 50% बाय 2030। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितना रिड्यूस कर देना है। अगर मान लो हाइपोथेटिकली मान लो, अगर हम अभी शॉर्ट टर्म रिलीज करते हैं, ऑब्वियसली बात है बच्चों, हम शॉर्ट टर्म तो रिलीज करते नहीं, उससे ज्यादा ही करते हैं, पर मैं क्या कह रही हूँ, मान लो, सपोज करो, हाइपोथेटिकली मानो कि आप शॉर्ट टर्म रिलीज करते हैं, तो क्या कर देना है, उसको 50% कर देना है, यानी कि 50 पे ले आना है बाय 2030। ठीक है। Install energy generation capacity from the non-fossil fuel source have reached 4.8% as on 30 November 2024। 30 नवंबर 2024 तक नॉन रिन्यूएबल सोर्स का क्या है, कितना शिफ्ट कर चुके हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स यानी कि रिन्यूएबल सोर्स कितना शिफ्ट कर चुके हैं, 46.8%। तो फॉरेस्ट कवर की भी इसमें बात की गई है कि एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2024, an additional carbon sink of 2.29 billion ton carbon dioxide has been created between 2005 and 2023 against the NDC। अभी जस्ट बताया, target of creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton carbon dioxide by 2030। डाटा क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है, और ये डाटा आपको कोड करना है। सर्वे क्या होता है, सर्वे में आपको बहुत सारे ऐसे डाटा मिलते हैं जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो, काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो मेंस में। मोटा मोटी आपको क्रक्स समझ में आ गया है कि किस तरीके से सरकार शिफ्ट कर रही है नॉन रिन्यूएबल सोर्स से रिन्यूएबल सोर्स के तरफ। क्लियर। क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो क्या होगा, चेंज हो जाएंगे, डिप्लीशिट हो जाएंगे,
और रिन्यूएबल सोर्स क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड है रिन्यूएबल सोर्स। ओके, देखिए यहाँ पे भी ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 21 और ये फाइनेंशियल 25 का टारगेट यहाँ पे आपका दिया गया है, किस तरीके से परसेंटेज में आप चेंज देख पा रहे हो। ठीक है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है फॉसिल्स को और ये नॉन फॉसिल्स को, यानी कि नॉन रिन्यूएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं पहले और आखिरी डाटा की बात करती हूँ, बीच में आप देख पा रहे हो कि देखिए यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था। नॉन रिन्यूएबल सोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था? 61.4, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या टारगेट है? 52.9। आप देख सकते हो चेंज, एक शिफ्ट देख रहे हो। वही रिन्यूएबल सोर्स का क्या था 2021 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो 38.6 था, वही अब क्या हो रहा है? 47.1। तो यहाँ पे आप एक क्लियर शिफ्ट देख सकते हो स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल से शिफ्ट कर रही है सरकार रिन्यूएबल सोर्स की तरफ। इज दैट क्लियर? यहाँ पे और आपके डाटा दिए गए हैं कि 97.8 गीगावाट सोलर का कंट्रीब्यूशन, आपके देखिए विंड का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, बायो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। और ये सब अगर आप डाटा देते हो, इस तरीके से आप चार्ट बनाते हो, तो आपको एक बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको मालूम है कि इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए या बजट की बात की जाए, कुछ स्कीम का वर्णन जरूर आता है उसमें। तो जब हम रिन्यूएबल सोर्स की बात की जाती है, जो मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है वो क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मंत्रालय ने कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है कि आपको इंफॉर्मेशन के साथ आपका रिवीजन भी करा दे ना। जैसा मैंने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड, आपको वाई वो की दिख रहा हो, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, लॉन्च न्यू सोलर पावर स्कीम फॉर किसके लिए? पीवीटीजीस के लिए, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। अंदर ये मायने रखता है प्रधानमंत्री जनजातीय दिवासी न्याय महाअभियान, इसके बारे में तो आपने पढ़ा है ना। कहां से लॉन्च हुआ बच्चों बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना चाहिए। ठीक है, जिसमें और भी इंक्लूडेड है अदर टाइप हैबिटेट्स या विलेज एंड रीनेम एज, यहां पे इंपॉर्टेंट रहता है एज, अंडरलाइन न्यू सोलर पावर स्कीम, देख लीजिए। और ये भी किसके अंदर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो भी आपको स्कीम देखने मिल रही है, जो भी इसमें सर्वे में स्कीम देखने मिल रही है, आप दो स्कीम देख सकते हो इस पर। एक ये, वो तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, साथ ही साथ ये, ठीक है, वो धरती छूट गई तो धरती को भी इंक्लूड कर लीजिए आप, धरती नहीं छूटनी चाहिए, धरती छूट गई तो हम लोग रहेंगे किस पे। ठीक है, साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम दी गई है, पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका स्कीम है इंस्टॉल करना, किसको इंस्टॉल करना है? किसको इंस्टॉल करना है ये बताइए आप लोग? रूफटॉप सोलर प्लांट्स को करना है। आपने फोटो देखी भी होगी कि ऐसे एक घर है, देखो बच्चों हंसना मत, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, घर में दरवाजा भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या है, ये सोलर पावर प्लांट पैनल, इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, किसमें करना है? पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना में इंस्टॉल करने हैं आपको रूफटॉप सोलर प्लांट।
कितने के घर में करने हैं? 1 करोड़ लोगों के घर में करने हैं। क्लियर? एडिशनल डाटा आपने पढ़ा ही होगा। ये सब स्कीम क्यों हो रही है? ये सब स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि रिन्यूएबल सोर्स को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा देखिए, इन ऑफशोर विंड एनर्जी the viability gap funding scheme has been introduced featuring a total budget of 7,453 crore। नहीं, अब डाटा है तो याद तो करना ही पड़ेगा, कर लो। छोटी छोटी डाटा है, 6 मार्क्स मिलेगा, कर लो यार। ठीक है, अभी हम लोग किससे देखा था? सोलर से रिलेटेड देखा था। अभी हम किससे देख रहे हैं? विंड एनर्जी से रिलेटेड देख रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो, द प्रोजेक्ट अंडर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एम टू एस्टैब्लिश एन intra-state transition system that enhance the grid capacity for the renewable energy। क्लास में जो मेरे क्लास को किए होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जान रहे होंगे इसके बारे में। इसमें बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। ठीक है, ये सब स्कीम्स को क्या है, ये सब स्कीम्स पे अगर बात करें तो पूरी नई वीडियो बन जाएगी। और अगर आप लोग की डिमांड हुई तो मैं इन सब स्कीम्स पे वीडियो लाऊंगी भी, ये आपके डिमांड पर है। लेकिन बच्चों, ये सब स्कीम्स का नाम आपको लिखना ही होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी बने, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी या इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक वीडियो में कुछ भी बताना या पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? इसी तरीके से आपके बायो एनर्जी, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम भी है जो कि बायोमास से जुड़ा। आप चाहे तो इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। The scheme for the development of the solar park and mega solar power project set up at the target for establishing the 40,000 megawatt of capacity। ये भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर नेशनल ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एम क्या है? टू अचीव द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन, याद रखिए 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, मतलब पर ईयर, ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बच्चों मैंने बताया था, ये क्लीनेस्ट सोर्स है। ठीक है, इसके लिए आपका क्या किया गया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लाया गया है। इट इज क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे स्कीम सरकार टाइम टू टाइम लाती है समझाने के लिए ना। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सोर्स पर एनर्जी के, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं इससे पहले मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ कहूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है। बच्चों, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये यूरेनियम से बना होता है और यूरेनियम क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें इसको कोयले से, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो क्या होता है? उसके कंपैरेटिव ये क्या होता है? सेफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम पोल्यूशन क्रिएट करने वाला होता है, यानी कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी का इतिहास बताना चाहूंगी। न्यूक्लियर एनर्जी का इतिहास तो साल 1954 की बात है। ईयर है 1954। मेरे ख्याल से ये वाला नहीं दिखाएगा, येलो दिख जाएगा आप लोगों को। और येलो क्यों दिखेगा? इसके पीछे भी फिजिक्स है, हर चीज के पीछे एक साइंस होती है। 1954 न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था होमी भाभा के द्वारा। क्लियर? इसके बाद हम अगर बात करते हैं 1974 की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1974 की, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी की हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ था,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था पोखरान में। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड माइलस्टोन की बात, सिक्किम में इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा 1989 में, 1989 में क्या हुआ था, ऑपरेशन शक्ति हुई थी, यानी जिसको हम लोग पोखरान 2 भी कहते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ था, आपके न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, सेकेंड टाइम न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद चौथा आप कह सकते हो लैंडमार्क इसमें था 2008 में, जब इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, और यहां से प्रोग्रेस शुरू होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बनाया कैसे जाता है, आप मुझे बताओ, क्या वो न्यूक्लियर फिजन द्वारा होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है? जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये होता है न्यूक्लियर फिजन द्वारा। फिजन यानी कि बड़ा न्यूक्लियस छोटे हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और ये फर्दर इस तरीके से कैरी ऑन होता जाता है। इज दैट क्लियर? यही आपका न्यूक्लियर फिजन है। अब आइए देखते हैं कि क्या कहा है इस साल के बजट ने इसके बारे में। तो इस बार का ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इस बजट, मतलब इस साल के बजट में, फॉर द ईयर अनाउंस दैट एटलीस्ट 100 गीगावाट, याद रखिएगा डाटा इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट 100 यानी कि मिनिमम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर विल बी जनरेटेड बाय ईयर, देखिए 2047, यानी कि आजादी के 100 साल के अंदर आपको ये काम करने हैं। अब देखिए उस डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसे SMRS भी कहते हैं, विल लॉन्च, उसका लॉन्च होगा जिसका आउटलेट होगा 20,000 करोड़। ठीक है, ये आपको याद करने हैं अब ये सब बातें। As part of this mission, at least 5 indigenous developed SMRS यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इंडिजिनस यानी कि भारत में निर्माण इसका हो, आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2033 फॉर एन एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाया जा रहा है। टुवर्ड दिस गोल, अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज। अमेंडमेंट करने की बात क्यों की गई है? क्योंकि जो आपका एटॉमिक सेक्टर है, ये ख्याल कहना चाहिए, जो आपका न्यूक्लियर सेक्टर है वो अभी भी क्या है, फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अमेंड करके क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड कर। क्लियर? और जानते हैं इसके बारे में, करंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने हिस्ट्री की बात की तो अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं। करेंटली द न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 2% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी में। अगर आपको पहली स्लाइड याद होगी तो मैंने बताया था वहां पे, सॉरी मैंने दिखाया था आपको उस पाई चार्ट में कि 1.8% के करीब न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो वही बात को वो दोहराना, जो इंडिया जनरेट 8.18 गीगावाट ऑफ द न्यूक्लियर, ये सब देखिए डाटा अच्छा है, इन सबको याद रखिए। सिग्निफिकेंस, जो मैंने क्या कहा था कि भले ये नॉन रिन्यूएबल है, ऐसा है कि क्लीन है, कॉस्ट इफेक्टिव है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, ये हेल्प कर सकता है किसी भी कंट्री को अपने नेट जीरो इकोनॉमिक्स को अचीव करने में। इट विल आल्सो हेल्प इन जनरेशन ऑफ द हाइड्रोजन रिफर्ड एज पिंक हाइड्रोजन। जिनने मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास किया होगा तो उसमें कई तरीके से हाइड्रोजन होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है और एक पिंक हाइड्रोजन होता है। तो पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है कि पानी वही तोड़ना है, लेकिन इस समय जो सोर्स दिया जाता है उसको तोड़ने के लिए वो क्या यूज होता है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो पिंक हाइड्रोजन बनाता है। कोई पिंक कलर का हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगा, उसका नाम दे दिया गया है प्रोसेस को। वैसे ही अगर रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करके आप पानी से हाइड्रोजन बना रहे हो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, येलो हाइड्रोजन भी होता है। अब देखो एक और पॉइंट है, द स्ट्रॉन्ग सिविल न्यूक्लियर सेक्टर एसेंशियल इन द ग्लोबल एरिना टू प्रमोट द पीसफुल, उड़ाना नहीं किसी कंट्री को, पीसफुल यूज करना है, शांति ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये सब इसका सिग्निफिकेंट है, क्यों इस न्यूक्लियर एनर्जी को इतना तवज्जो दिया जा रहा है या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब इसकी थोड़ा सा और बेसिक में जानते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसको, प्रोसेस को पूरे इजी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, जैसे मैंने बताया था यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो पहला अगर स्टेज की बात करें तो वो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जहां पे नेचुरल यूरेनियम यानी कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। क्लियर। अब यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल जो होता है, या कहीं तो आपको कहीं कहीं यूरेनियम 230 और 238 भी मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में इसमें हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है, यानी कि D2O, आपने D2O के बारे में सुना होगा, D2O उसको हैवी वाटर कहते हैं, ठीक है। इसको एज ए मॉड्यूरेटर यूज किया जाता है इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस का अगर देखें तो भारत में इसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जा रहा है। आप मैप पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ का एग्जांपल दे देती हूँ, आप चाहे तो इस बात को नोट कर सकते हैं, जहां पे हैवी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पाए जाते हैं। जैसे काकरापारा गुजरात, यहाँ पे स्टेज 1 आपका मिलता है। इसके अलावा तारापुर में यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप मैप को बस देखते जाइए, मैं लोकेट नहीं करूंगी। तारापुर अगर आपने खोज लिया होगा तो मुंबई के आसपास है तारापुर, ये आपको मिल चुका है मैप में, तारापुर में ये सब फर्स्ट स्टेज का पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह कुडनकुलम की बात की जाए तो वहां पे भी क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का पाया जाता है ना। सेकंड स्टेज क्या होता है, FBR। FBR का मतलब होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम 39 का इस्तेमाल होता है, का बाई प्रोडक्ट है, वो वेस्ट ना करके उसका इस्तेमाल होता है सेकेंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में, है ना। अच्छा, इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। और अभी सेकेंड वाला जो है वो प्रोटोटाइप में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अभी हम उसमें उतने एडवांस नहीं हो पाए हैं। और वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा हो गया है में, आप चेन्नई के पास कलपक्कम थोड़ा सा कलरफुल हो गया है, कलपक्कम में आप इसको देख सकते हैं, प्रोटोटाइप में इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा देखिए, जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स है, थर्ड स्टेज क्या है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, जहाँ पे थोरियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, थोरियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां थोरियम और यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं थर्ड स्टेज। ये क्या है कि अभी जब हम सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचे बच्चों, तो थर्ड स्टेज तो अभी दूर है। लेकिन ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते हो तो अगर आप नहीं जान रहे हो ये कितने स्टेज में बन रहा है, ये किस तरीके से बन रहा है, आप आंसर कैसे लिखें। मैंने जैसे कहा कि ये सब जो टॉपिक होते हैं वो काफी वास्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाने से पहले हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन किस तरीके से नेचुरल यूरेनियम जो अनस्टेबल होता है उसको स्टेबल करते हैं, उसके बाद उसको फर्स्ट स्टेज में डालते हैं, फिर फर्स्ट स्टेज के बाई प्रोडक्ट को यूज करके सेकंड से होता है, सेकंड में जो बाई प्रोडक्ट है उसको थर्ड में यूज किया जाता है। पीसफुल यूज क्या होते हैं, न्यूक्लियर में कैसे यूज होता है, यूरेनियम इनरिचमेंट किसको कहते हैं, ये सब बातें जानते हैं, जो कि इस साइड में अगर मैं बताई क्या होगा, ये फ्लाइट 2-4 घंटे का बन जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर आप चाहते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे अलग से मैं आपको वीडियो लाके एक एक डिटेल और उसका एक एक पहलू करूं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो बात की जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अब आपको देखिए कलपक्कम दिख जाएगा, सेकंड जो ब्रीडर में हम बात कर रहे थे कलपक्कम अब आपको दिखेगा। तो आप
इंपॉर्टेंस प्लेस ये मैप जो है इसको याद कीजिए और किस किस स्टेट में आपको मिलेगा ये भी आप देख लीजिए। और देखिए ऊपर यहाँ पे एक और खास बात है, यहाँ पे रेड कलर से ऑपरेटिंग, येलो से अंडर कंस्ट्रक्शन, ब्लू से प्रपोज दिखाया गया है। यहाँ देखिए जतन ये प्रपोज में है। क्लियर? कितने कैपेसिटी का है ये भी इस मैप में दिया गया है। चैलेंजेस क्या है? मैंने क्या कहा था कि चैलेंजेस हर उसमें आपको मिलेंगे। एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, और एनर्जी के सेक्टर में चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें चैलेंजेस क्या है? सेफ्टी कंसर्न है क्योंकि कई इंसिडेंट इतिहास में ऐसे हो चुके हैं, जैसे चेरनोबिल, फुकुशिमा। ये सब इंसिडेंट क्या है? आप समझ रहे हो कि न्यूक्लियर अगर रेडिएशन फैल जाएगा इसके हमारे बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, और ये जनरेशन आपको इम्पैक्ट करेगी। जैसे आपने एटॉमिक बम का आपने सुना ही होगा हिरोशिमा नागासाकी में, इसी तरीके से इसका भी जनरेशन टू जनरेशन इम्पैक्ट चलेगा अगर ये लीक हो गया किसी भी कारण। दूसरा, लैंड रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्लान फॉर द लैंड एक्विजिशन। कोई भी जब इस तरीके का आप प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ती है, और लैंड एक्वायर करना इंडिया जैसे देश में बहुत ही हार्ड विषय होता है। अगर तीसरी बात किया जाए तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूल रिक्वायरमेंट, जैसे यूरेनियम रिक्वायर्ड इज फुलफिल थ्रू द इंपोर्ट। आप मुझे बताइए कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ यूरेनियम, और हम कहां से इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम, या हम अपनी कंट्री से यूज करते हैं यूरेनियम। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर नीडेड, द करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी lack heavy engineering component and delicate and precise engineering instrument। यानी कि मोटा मोटी तौर पे बात करें तो सेफ्टी कंसर्न है, आपकी लैंड कंसर्न है, इंपोर्ट कंसर्न है, और मैन पावर कंसर्न है। ये चार इसके ड्रॉबैक हैं, या फिर कह सकते हैं चैलेंजेस है, कंसर्न है। तो चैलेंजेस है तो वे फॉरवर्ड भी होगा कि चैलेंज से निकला कैसे जाए। तो आइए देखिए इस चैलेंजेस से डील कैसे किया जाएगा। पहला, स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी कि जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको ठीक से उसका डिस्पोजल कैसे होगा, ये सब उसको हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड प्लान उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर बिल्डिंग द सोसाइटल अवेयरनेस एंड रिकॉर्डिंग द निगेटिव। सिंपल मैं भाषा में बोल देती हूँ कि लोगों के बीच में डर है, उसको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, फिर ऑप्टिमल रेगुलेशन रिजीम टू असेस द सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंसेस, मतलब सही से लॉ कानून ये सब होने चाहिए। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद नेसेसरी पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी देखो हमेशा क्या होती है बच्चों, लैक ऑफ पॉलिसी से क्या होता है ना, बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं, इसलिए पॉलिसी सपोर्ट तो एकदम होना चाहिए, फ्री इंफॉर्मेशन होना चाहिए, केयरफुल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि क्लियर कट इस पे लॉ होना चाहिए, लाइबिलिटी लेने वाला होना चाहिए, और अगर लाइबिलिटी से कोई हटा तो पेनल्टी का प्रोविजन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इट इज क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे डिपेंड दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके साथ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को देखा है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हर साल ना ही सिर्फ बीपीएससी में, यूपीएससी में भी इससे कई बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो मेरा क्रक्स वीडियो है, क्योंकि ये सब टॉपिक क्या होते हैं, ये सब टॉपिक एक एक दिन चलने के होते हैं। क्लियर? तो मैंने जो क्रक्स में आपको समझाया और जो डाटा प्रोवाइड करवाया गया इस वीडियो में, आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल प्रूफ होगा और आपका मेंस में काफी बेहतरीन मार्क्स आएगा। अगर आप चाहते हो
कि कोई इस तरह का और वीडियो आए, न्यूक्लियर एनर्जी पे आए, रिन्यूएबल रिसोर्स पे आए, तो आप टीम आईएएस को अपना सुझाव दे सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड आप पूछिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। क्लियर? इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए। बाय।